Hello, hi everybody. Welcome to our Expert Smart classes, and this is your CDP educator Kajol Sinha here. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने CDP सीरीज में बहुत सारे टॉपिक्स मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सारे हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और कुछ 2-3 टॉपिक्स अभी रिमेनिंग है, तो उसको हम कवर अप करेंगे 2-3 वीडियोस में। फिर आपका CDP का जो पूरा प्लेलिस्ट है वो कवर हो जाएगी। उसमें आप जाकर जब प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो एक एक करके चैप्टर वाइज आप वीडियो देखेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्लस कुछ PYQ हमने अरेंज करवाए थे, वो भी कुछ कुछ चैप्टर्स के लास्ट में आपको PYQ भी अवेलेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी की। ब्लूम टैक्सोनॉमी मतलब ये एक ऐसा पार्ट है, एक सेकेंड, ये एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ज़्यादा आता है, और बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो टैक्सोनॉमी को छोड़ देते, करवाते नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब अच्छे से समझाने वाली चीज़ें हैं इसमें। आपको एनालिटिकल इसमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फैक्चुअल चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है और फोकस करके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं भी समझ में आता है एक बार में, तो आप 2 बार ये वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड इतना आता है, रीट एग्जाम में भी काफ़ी आता है, ठीक है। अभी मुझे ईयर याद नहीं है, अभी 1-2 साल पहले रीट में ये था ब्लूम टैक्सोनॉमी, यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी के कौन कौन से थ्योरीज थी, प्रिंसिपल थी, उन्होंने क्या चीज़ें कही थी, या उनके प्रिंसिपल्स में किस किस चीज़ पर फोकस किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे, और इनके टैक्सोनॉमी किस पर बेस है तो ध्यान रखेंगे। इट इज मतलब मेनली इट इज फोकस बेस्ड ऑन लर्निंग, ठीक है। तो किस पर बेस्ड है? लर्निंग। फोकस जो है मेन लर्निंग टॉपिक पर है, किसका? ब्लूम टैक्सोनॉमी का। अच्छा, नाम से क्लियर है ब्लूम टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बेसिकली क्या होता है? टैक्सोनॉमी का मतलब ना लर्निंग ही होता है, मतलब इंडियन लैंग्वेज में नहीं, ये दूसरी लैंग्वेज में लर्निंग का दूसरा नाम होता है टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी दी किसने है? ब्लूम ने। अब ब्लूम कौन है, जरा ब्लूम को देखते हैं, चलिए। तो बेंजामिन ब्लूम कौन थे? ये आप फोटो देख लीजिए इनकी, बहुत ही स्पेशल पर्सन, लर्निंग का ऑब्जेक्टिव इन्होंने क्लियरिफाई किया था। और आज की जितनी भी सिचुएशन है ना, मतलब जो भी हम सीखते हैं करते हैं, इनकी टेक्सोनॉमी से इतना ज़्यादा रिलेटेड है, इतना ज़्यादा एसोसिएटेड है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से इन्होंने थियोरीज दी है, बहुत अच्छे से बताया है कि हमें अगर कोई चीज़ सीखनी है, ठीक है, आप भी अभी सीख ही रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, देखो लास्ट तक, जब तक आखिरी सांस से सीखते ही रहेंगे, है ना कुछ हम डे बाय डे सीखते हैं। तो लर्निंग कैसे चलती है और लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, समझ में आ रही है बात? कि लर्निंग को हम बेटर कैसे बना सकते हैं और उसमें क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, उस पूरे एक जर्नी को क्लियर आउट किया है किसने? बेंजामिन ब्लूम ने। लेकिन बेंजामिन कम ही आता है, वैसे आप पढ़ सकते हो, देखो कम ही आता है वैसे, ब्लूम आप ज्यादा याद रखना, ब्लूम, ठीक है। तो ये क्या है? अमेरिका के थे, यानी कि यूएसए के, और इन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई किया था। क्लासिफिकेशन, ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जिसने भी है तो उनको क्लासिफाइड किया था किसने? ब्लूम ने। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या कि लर्निंग के क्या क्या स्टेजेस हो सकते हैं, उसमें हम इवैल्यूएशन कब करें, उसमें हम अंडरस्टैंडिंग कब करें। तो ये एक एक क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना, क्योंकि अगर आपका माइंड, भले ही आप वीडियो चला रहे हैं, लेकिन आपका माइंड अगर करंटली प्रेजेंट नहीं हुआ वीडियो में, तो आप फिर समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। 3 लर्निंग डोमेन्स की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आता है ये एग्जाम में। डोमेन्स क्या है? डोमेन का मतलब ये है कि ब्लूम ने कहा है, ब्लूम ने क्या चीजें बोली हैं कि लर्निंग के लिए ना 3 डोमेन बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कौन सा है? फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? ज्ञानात्मक पक्ष। जितनी भी चीजें हम सीखते हैं उसमें हमारे माइंड का, हमारे कॉग्निटिव साइड का बहुत ज्यादा रोल होता है। कैसे? मैं क्या कह रही हूं, अभी जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वीडियो को आगे आगे स्किप कर करके देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। दूसरी बात, आप वीडियो देख रहे हैं, आपका माइंड कुछ और है, घर पे कुछ और बात चल रही है, और आप प्रेजेंट ही नहीं हो, आप माइंड से प्रेजेंट नहीं हो, तो क्या हो जाएगा? आपका कॉग्निटिव साइड वीक होगा, और आप क्या है, लर्निंग नहीं कर पाओगे या बहुत स्लोली करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, कॉग्निटिव डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए तो एक जो आपने सुना है ना कि सुबह पढ़ना चाहिए, मतलब मॉर्निंग में फ्रेशली उठ के आप जितना स्टडी करोगे अच्छा रहेगा। पता है क्यों बोलते हैं ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि मॉर्निंग में हमारा माइंड फ्रेश होता है,
हम फोकस अच्छा करते हैं, समझ रहे हैं? तो फोकस अच्छा करने की वजह से अच्छी स्पीड में चीजें हम पढ़ लेते हैं। और वही चीज आप रात को करके देखो, ऑल्दो रात को भी बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन रात में क्या है कि माइंड थका हुआ होता है, तो उतनी स्पीड से नहीं पढ़ पाते हम जितने स्पीड हम कब पढ़ते हैं, सुबह। तो यही चीज तो ब्लूम ने अपने थ्योरी में कही थी कि कॉग्निटिव डोमेन जो है वो हमारा मेन रोल प्ले करता है। तो पहला डोमेन कौन सा है? कॉग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट हमारा डोमेन है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव हिंदी में है भावात्मक पक्ष। आप कोई भी काम कर रहे हो, XYZ कुछ भी अपनी लाइफ में सीख रहे हो, चाहे वो बड़ी चीज है छोटी चीज है, जब तक आपका एक मोटिव नहीं होगा अफेक्टिव, मतलब उस काम को आप क्यों सीखना चाहते हो, क्यों, समझ रहे हो आप? क्यों मतलब क्या रीजन है, अगर आपको उसका रीजन पता है ना कि मुझे इसीलिए ये काम करना है या इसीलिए इस काम को सीखना है, तो उस मोटिव को अगर आप जान लोगे तो उसी दिन से आपकी लर्निंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, जो हमारा अफेक्टिव पक्ष है बहुत बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। बिना मोटिव के अगर आप कुछ भी सीखोगे लाइफ में तो वो एफर्टलेस रहेगा, उस सीखने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आप वो सीखा हुआ भूल भी सकते हो, आपका वो रिजल्ट 100% नहीं रहेगा। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप वीडियोस देख रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेस की आप वीडियोस देख रहे हो, तो यहाँ पर अगर आपका कोई मोटिव ही नहीं है कि बस ठीक है भैया देख लेता हूँ, है ना, कि चैनल पे क्या है, तो इस तरीके से देखोगे तो कभी भी आप पास नहीं हो सकते, गारंटी है। लेकिन अगर आपका कोई अफेक्टिव डोमेन है, आपकी कोई भाव है, कोई इच्छा है, कोई डिजायर है, मोटिव है, तो आप गारंटी से 2x की स्पीड में पढ़ाई करोगे और बढ़िया एकदम, है ना, रिजल्ट अच्छा लेके आओगे। तो ध्यान रखना अफेक्टिव डोमेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट साइकोमोटर डोमेन की। साइकोमोटर यानी कि ये तो वैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, पर कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। साइकोमोटर का मतलब क्या है? क्रियात्मक पक्ष। अब आपको कुछ भी चीज सीखनी है, देखो हमें लाइफ में कुछ भी करना होता है ना, तो भैया एफर्ट तो डालने पड़ेंगे। अब ऐसा मत समझो कि मेरे बिस्तर में पड़े पड़े सारी चीजें हो जाएगी, है ना, भले ही बिस्तर में पड़े हुए आप वीडियो जरूर देख सकते हैं, लेकिन नोट्स आप हाथों से बनाएंगे, है ना, ये नहीं कि बस वीडियो देख के काम हो गया। नोट्स बनाने के लिए आपको उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी पड़ेगी। एग्जाम सेंटर जब डिसाइड होगा तो एग्जाम सेंटर पे जाना पड़ेगा, है ना, तो मतलब अपने शरीर को तो हिलाना पड़ेगा, शरीर को पूरी तरीके से आप मूवमेंट करवाएंगे, ये नहीं कि बस आराम से बेड में पड़े हुए हैं, सोफे में लेटे हुए हैं और हो रहा है काम। तो ध्यान रखना साइकोमोटर डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितना रोल हमारा मेंटली है उतना रोल क्या है, फिजिकली भी है। ठीक है, फिजिकली थोड़ा सा कम रोल है पढ़ाई में, खैर मेंटली ज्यादा होता है, बट दोनों का है, ध्यान रखेंगे। तो ये तीन हमारे फैक्टर्स थे, काफी बार एग्जाम्स में आता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप चीजें याद रखेंगे। जैसे ये मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया, चाहो तो आप ये डायग्राम बना सकते हो। डन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन। इन तीनों डोमेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम्स में आता है, शायद मतलब मैं बता भी नहीं सकती कितनी बार आया है कॉग्निटिव डोमेन, मतलब आप प्रीवियस ईयर अगर करते हो तो उसमें देखना बहुत बार आ चुका है। और अक्सर बच्चे कंफ्यूज क्यों रहते हैं, क्योंकि इस तरीके से सीरियल वाइज तो आपने वो पढ़ा नहीं होता कि कैसे स्टेजेस थे, बस तुक्का लगाते हैं कुछ लोग और आंसर करते हैं, कोशिश करते हैं। ध्यान रखना कॉग्निटिव डोमेन, इसका वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन ब्लूम ने कब किया था? 1956 में। पहली बार इसका क्लासिफिकेशन हुआ था 1956, डेट को लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम 1956 में हुआ था, बाद में ये 2001 में रिनोवेट हुई थी, इसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन हुआ था। क्या हुआ था मैं अभी डिस्कस करती हूँ। फिलहाल 1956 में पहली बार ये थ्योरी आती है। इसमें होता क्या है कि मेंटल एबिलिटीज से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है सबको इंक्लूड किया गया है ब्लूम की टैक्सोनॉमी में, और स्पेशली कॉग्निटिव डोमेन में। कैसे? इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न, मतलब यहाँ पर ना बेसिकली क्या बात की गई है कि जो कोई भी इंसान सीखने लगता है तो उसका जो एक लेवल होता है स्टार्टिंग में लो होता है, क्योंकि देखो आप कोई भी नई चीज सीखने जाओगे ना तो बहुत डर भी होता है अंदर कि क्या हम सीख पाएंगे, क्या हम उतने कैपेबल है, क्या हमारी स्पीड बन पाएगी, बहुत चीजें होती है। शुरुआत में आप कोई भी काम शुरू करो, कुछ भी करो, आप लो रहते हो उस टाइम पे, ठीक है, लेकिन जब आप एक सीढ़ी चढ़ जाते हो ना तो आपकी स्पीड दुगनी हो जाती है। वही चीज है, हम लो लेवल से हाई लेवल तक जाते हैं, और लो लेवल से हाई लेवल कैसे जाते हैं उसी को 6 पार्ट्स में बांटा है किसने? ब्लूम की टैक्सोनॉमी ने। याद कर लेंगे इसको, ठीक है। अब ये 6 पार्ट्स
इसके आगे ना आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब लिखो मत, मैं अब आपको एक बता रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये वाला जो ट्रायंगुलर शेप में है इसको अच्छे से बना लेना। क्यों? क्योंकि ये टेक्सोनॉमी किसने दी थी? ये दी थी ब्लूम ने, और मल्टीपल शिफ्ट में मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आता ही रहता है कि निम्न में से, इंग्लिश में बता दूं मैं आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। तो उसमें से कोई 4 3 दे देगा और एक दूसरे पार्ट से देगा, तो आपको पहचानना रहता है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हो आप लोग, तो इसको देख लो। पहला है, जब भी आप किसी काम को सीखने जाओ तो फर्स्ट स्टेज कौन सी आएगी? नॉलेज की। देखो, आप कुछ भी सीखते हो, आप छोटे हो बड़े हो, डजेंट मैटर, आपकी एज कुछ भी है, ठीक है। आप जब पहली बार कोई काम सीखने जाते हो या सीखते हो, तो आप ना कोशिश करते हो नॉलेज लेने की, कि इस काम से रिलेटेड नॉलेज क्या हो सकती है। शुरू में ना बहुत हम एक्सपर्ट नहीं बन जाते किसी चीज़ में, हम कोशिश करते हैं कि हमें इसकी नॉलेज मिले, इसका ज्ञान मिले, कि जो हम सीखने जा रहे हैं वो है क्या एक्चुअली, उससे रिलेटेड क्या क्या हम करियर में बन सकते हैं, या उसको हमें करके कुछ फ़ायदा भी है, जिस सेक्टर में हम जा रहे हैं उसकी नॉलेज हमें पूरी है। तो ये नॉलेज वर्ड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। और ये पहली स्टेज में हम काउंट करेंगे, मतलब जो पहला एकदम फैक्टर आएगा। उसके बाद ना कंप्रीहेंशन, फर्स्ट स्टेज के बाद जो सेकंड आती है दैट इज कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब ये कि जब आपको पहली बार, पहली नज़र में आपने इन्फॉर्मेशन को तो कलेक्ट कर लिया, ठीक है, नॉलेज आपने कलेक्ट कर ली, अब उस नॉलेज को आप आगे कैसे बढ़ाओगे, इंक्रीज कैसे करोगे, एनालिटिक मतलब आप एनालाइज करके कैसे सोचोगे, वो क्या होती है? कंप्रीहेंशन। जैसे कि मान लो मैं क्लास की बात बनाऊं, अब आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग ना मान लीजिए आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मतलब पहली बार इन द सेंस कि पहली बार का मतलब ये कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है किसी भी चैनल पे या कभी भी किसी भी बुक में, तो आप फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ रहे हो, ब्लूम टेक्सोनॉमी मान के चलो, है ना। हो सकता है आप लोग जो देख रहे हो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पहली बार जब कोई पढ़ रहा होता है, आप लोग पढ़ रहे हो, तो आप सबसे पहले तो नॉलेज ले रहे हो। नॉलेज क्या ले रहे हो? कि अच्छा ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं, अच्छा इसमें ये भी है, ये आप नॉलेज ले रहे हो। कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? कि मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको उसको एनालिसिस करना है, उसको डिटेल में पढ़ना है, उसको समझना है। ये किस में आ जाएगा? कंप्रीहेंशन में। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कि आपको क्या करना है, अब आपने नॉलेज भी ले ली मुझसे, कंप्रीहेंशन वाला पार्ट भी डन कर लिया, अब आपकी क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आप क्या करो, एप्लीकेशन करो। एप्लीकेशन इन द सेंस कि आप अप्लाई करके देखो कि वाकई में जो आपने यहाँ से पढ़ा है वो आप कर पा रहे हो, मतलब कैसे एप्लीकेशन करोगे आप, आपको क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने हैं, क्वेश्चन को डील करोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या हम कितना पानी में है या कितना हम पानी से ऊपर है। डन। तो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। तीसरी स्टेज जो है एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद जब आपने टेस्ट दिया और टेस्ट में आपके 20 में से मान लो 15 आए या 10 आए, ठीक है, तो वहां पर ना आप ये कोशिश करोगे, एनालिसिस करोगे। क्या करोगे? एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या कि जो आपके मार्क्स 10 नंबर कटे हैं, 10 नंबर पूरे डिडक्ट हुए हैं, वो क्यों हुए हैं और उन क्वेश्चन को आप क्यों नहीं कर पाए, या वो टॉपिक आपको आते थे या नहीं आते थे, तो उस चीज को आप क्या करते हो? एनालिसिस। डन। एनालिसिस के बाद आ जाओ आप सिंथेसिस में। वैसे ना देखो, अगर मैं आपको बताऊं एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कि हम चीजों को जब सीख रहे हैं तो तोड़ तोड़ कर सीख रहे हैं। कोई बड़ी सी चीज को हम जब सीख रहे हैं तो उसको हम थोड़ा सा पीसेस में कट डाउन कर रहे हैं, समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस। हिंदी में विश्लेषण बोलते हैं, देखो लिखा हुआ है विश्लेषण। सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। अब जैसे ना आपने अभी टेस्ट दिया, मैंने जो पढ़ाया, मान लीजिए आपने PYQ लगाया, टेस्ट दिया, और 10 मार्क्स आपके जो कट गए हैं, उन 10 मार्क्स के पीछे आप मतलब वो देखेंगे कौन से क्वेश्चन थे और उन क्वेश्चन का फिर टॉपिक पढ़ने लगेंगे। तो जब आपने ना टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब कहने का मतलब क्या, मान लीजिए प्लांट से क्वेश्चन आया और आपने प्लांट्स टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो प्लांट से क्वेश्चन आया, तो अब आप क्या करेंगे? साइड में लिखेंगे और साइड में ये लिख लेंगे कि आज मुझे प्लांट्स का पूरा चैप्टर फिनिश करना है। तो आपने एक चीज लिखी थी, लेकिन आप उस पूरे चीज को जब पढ़ने जाओगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। तो एनालिसिस का मतलब अगर मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊं, तोड़ना होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना, चीजों को जोड़कर पढ़ना। डन। चलिए, अब जब सारी चीजें हो गई, आपने एनालिसिस कर लिया, सिंथेसिस कर लिया, लास्ट में ना आप खुद को सेल्फ इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, मतलब कि खुद को मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन आप पता है कब करोगे? टेस्ट में नहीं करोगे।
जब आप पेपर दे के आओगे ना, जो भी वैकेंसी निकलेगी आप फॉर्म भरोगे और आप पेपर दे के आओगे, तो जब आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी और नोट्स प्रॉपरली और पीवाईक्यू वगैरह सॉर्ट आउट किए होंगे, और उसके बाद जब आप पेपर देने जाओगे, वहाँ जब आपका रिजल्ट निकल के आएगा, ध्यान से सुनो, जब आपका रिजल्ट निकल के आएगा, आपके मार्क्स जो आएंगे, उससे आप खुद को इवैल्यूएट कर पाते हो। इवैल्यूएट इन द सेंस कि वहाँ आप अपना मूल्यांकन कर पा रहे हो कि मैंने इतना पढ़ने के बाद पेपर दिया, अगर आपका आप क्लियर कर गए एग्जाम, आपकी जॉब लग गई तो अच्छी बात है। आपने क्या इवैल्यूएट किया कि आपने अच्छी पढ़ाई की है। और अगर आपकी जॉब नहीं लगी, कहीं कुछ मिस्टेक है, कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाए, तो आप खुद को इवैल्यूएट कैसे करोगे कि हाँ यहाँ पे मेरी कमियां थी, यहाँ मेरे कुछ लूप होल्स थे, वहां पर मुझे काम करने की जरूरत है। समझ में आया? ये चीजें ना, मतलब मैंने आपको इतनी प्रैक्टिकली बताई है, मतलब आपसे जोड़कर, जिससे आपको समझ में आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। दोबारा से एक रिकैप ले लो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये टफ पड़ेगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन है, हिंदी वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं। देखो हिंदी में मेंशन है, पहला है ज्ञान, समझबूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। ये ना कुछ टिपिकल से वर्ड होते हैं, बेटर इट विल बी मोर बेटर अगर आप इंग्लिश में इसको देखें, वरना तो बहुत कंफ्यूजन हो सकती है आपको। बाकी इट्स ऑल अप टू यू, आपकी इच्छा है ये। फिलहाल नॉलेज की बात करें, नॉलेज हो गया फर्स्ट, सेकंड कंप्रीहेंशन, थर्ड एप्लीकेशन, फोर्थ एनालिसिस, फिफ्थ सिंथेसिस, सिक्स इज इवैल्यूएशन। यानी कि टॉप बॉटम पे हम किसको रखते हैं, बिल्कुल सॉरी, टॉप पर हम किसको रखेंगे, इवैल्यूएशन को, और बॉटम पर किसको हम रखेंगे, नॉलेज को। ध्यान रखना, टॉप पॉइंट ऑफ दिस ट्रायंगुलर शेप इज इवैल्यूएशन और लोअर स्टेज इज नॉलेज। क्लियर? प्रोसेस याद रखोगे, चाहो तो आप इसको ट्रायंगुलर शेप में बनाओ, चाहे इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ऐसे करके आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट नॉलेज, ठीक है, सेकंड कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड एप्लीकेशन, फोर्थ एनालिसिस, फिफ्थ सिंथेसिस और सिक्स इवैल्यूएशन। डन है चीजें? ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये पार्ट छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, इसको आप अच्छे से नोट्स बना लेना जरूर। ठीक है, बहुत ही रेयर, बहुत कम लोग करवाते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम अफेक्टिव डोमेन की। अब तक आपने जो चीज पढ़ी है, ये जो चीजें पढ़ी हैं, दैट वाज अबाउट कॉग्निटिव डोमेन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सीखने में। ठीक है, अभी तक जो आपने सारा कुछ ये मैटर पढ़ा है, ये सब कॉग्निटिव डोमेन का था। अब हम बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन की। देखो, अफेक्टिव में ये हर्ट बनाया है, ये क्यों है? क्योंकि वही चीज है ना, हम जब हमारे अंदर कोई मोटिव होता है, कोई डिजायर होती है ना, तो कहीं ना कहीं वो हमारे मन से कनेक्ट करती है। जब तक हमारी फीलिंग्स, हमारा मन उस चीज के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड नहीं होगा ना, हम वो काम करना नहीं पसंद करेंगे और हम उस चीज को सीख भी नहीं पाएंगे। अब आप लोग हैं, अगर आपको पढ़ना है सीरियसली, तो आप डेफिनेटली वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे अच्छे से। नहीं पढ़ना है सीरियसली, तो एक जो है ना रायता वाली बात होती है कि भैया जबरदस्ती पढ़ लिया, पेपर हो गया तो ठीक, एग्जाम क्लियर हो गया तो ठीक, वरना कि बाय बाय। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अफेक्टिव डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वो सारे तरीके शामिल है जिससे हम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि तारीफ, उत्साह, प्रेरणा। अब जब हम कोई काम करते हैं, हमें तारीफ मिलती है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें मोटिवेशन, प्रेरणा मिलती है ना, मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो लर्निंग में बहुत बहुत आगे तक काम आती है। और अगर ऐसी चीजें नहीं होंगी तो फिर इंसान ना एक न्यूट्रल हो जाता है, और न्यूट्रल माइंड से काम भी नहीं होता। अगर आप न्यूट्रल रहेंगे, बिल्कुल मतलब एक ही जैसा मूड लेकर आप काम कर रहे हैं और बिल्कुल मन नहीं है, बस काम करे जा रहे हो, तो वो चीज आपके ग्रोथ के लिए भी अच्छी नहीं है। ठीक है, आप उस चीज में ग्रोथ ही नहीं, आप उस सेक्टर में ग्रोथ कर ही नहीं सकते जहां आप न्यूट्रल हो। तो हमेशा जो भी काम करते हो, सीखते हो, उसको ना एक अच्छे मूड के साथ करो, उत्साह के साथ करो। कभी कभी देखो मूड डाउन होता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं उसमें मन लगाओ, तभी आप उस चीज को आगे ग्रो कर पाओगे, वरना तो मेरे हिसाब से वो काम छोड़ दो आप। ठीक है, फिलहाल आगे बात करेंगे साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन मैंने क्या कहा कि अगर भाई कुछ करना है, सीखना है, कुछ बनना है, तो हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे, है ना। तो अपने साइकोमोटर यानी कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी हमें सही रखना पड़ता है,
पता लगा कि आप सोच रहे हो भैया बिस्तर में पड़े पड़े मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको फिजिकली भी करनी पड़ेगी। डन। तो उतना ही इम्पॉर्टेंट है साइकोमोटर, जैसे मोटर स्किल्स। वैसे ना आपने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, मोटर स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, मोटर स्किल्स। तो 3 चीजें हो गई हमारी। फर्स्ट वन वाज कॉग्निटिव, सेकेंड वन थी हमारी कौन सी, इफेक्टिव, एंड द थर्ड वन इज साइकोमोटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी या कोई भी डाउट है ड्यूरिंग द सेशन, कुछ भी आपको नोट्स में या कहीं पर भी कुछ समझ ना आया हो, तो आप पूछ सकते हैं और चीज़ें क्लियर कीजिए, ठीक है, क्योंकि डाउट रखने से कुछ नहीं होगा। वैसे तो मैंने सब कुछ विद एग्जाम्पल्स आपको समझाया है, फिर भी अगर PYQ से रिलेटेड और कोई चीज़ है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्कूल्स में यूज़ होती है वो है HOTS, हॉट्स, LOTS, लॉट्स, ठीक है। वैसे ना एकेडमिक लेवल पे आपने देखा होगा जितनी भी NCERT बुक्स वगैरह या जितने भी अदर पब्लिकेशंस के बुक है, उसमें चैप्टर के लास्ट में दिया होता है हॉट्स, HOTS। हॉट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। चैप्टर पूरा जब दिया होता है, चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद बच्चा क्या करेगा, शॉर्ट लॉन्ग फिलअप्स MCQ सब करने के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल से रिलेटेड होते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो बच्चा ने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो वो एनालिसिस करके आंसर बता सकता है। वरना वैसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे बताइए किस स्टेट का कौन सा एनिमल है, तो ये सब तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये सब कंसेप्ट में नहीं आते, इस तरीके के क्वेश्चन हॉट्स में भी नहीं आते। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे। लोअर ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सिंपली अगर पूछा जाए कि बताइए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ है या एशियन टाइगर्स कहाँ मिलते हैं, तो ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, ये लोअर स्टेट में आती हैं। डन। ये कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि LOTS, इनके लिए निम्न में से कौन से फैक्टर नहीं है, तो ध्यान रखना 3 है इसके लोट्स के कौन से हैं, नॉलेज, कंप्रिहेंशन और थर्ड है एप्लीकेशन। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैंने नॉलेज दी आपको, उसके बाद आपने उसे समझा, वीडियो को अच्छे से देखकर कंप्रिहेंशन किया, यानी कि पहले तो आपने शुरू में सीखा, अच्छा कोई चैप्टर है ब्लूम टेक्सोनॉमी, अच्छा इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं, तो आपने क्या किया, कंप्रिहेंशन शुरू किया। उसके बाद आपने ना क्या किया, टेस्ट दिए 2-4, एप्लीकेशन करी, मतलब बढ़िया करके आपने 10-20 नंबर का टेस्ट लगाया, 100 मार्क्स का, जितने भी मार्क्स का लगाओ, तो फिर आपने वहाँ क्या अप्लाई किया। तो इतना काम ना आप जो कर रहे हो वो लोअर लेवल का काम है, मतलब इससे ना आप एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते, सिर्फ इसी से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको HOTS, हॉट्स स्किल यूज करनी पड़ेगी। हॉट्स में क्या है, हॉट्स में आप लिख लो, हॉट्स में आ जाएगा आपका क्या, एनालिसिस। हॉट्स में क्या आएगा, एनालाइज करना। दूसरा आ जाएगा आपका सिंथेसिस, और नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएशन, ठीक है। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इन शॉर्ट में हॉट्स, इससे रिलेटेड क्या हो सकता है। अब मान लीजिए आपने क्या कर लिया, ठीक है भैया क्वेश्चन लगा लिया, हो गया काम, आपके 50 में से 20 नंबर आ गए। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, अब आपका हॉट्स यानी ये वाले स्किल आप यूज करेंगे। अब 50 में से 10 नंबर आए मान लीजिए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना है ना, मतलब आप देख रहे हो ना कि 40 नंबर कहाँ खत्म हुए, या मेरा कौन सा टॉपिक वीक था, कौन सा सब्जेक्ट पे मुझे फोकस करना है, ये आप क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। एनालिसिस करने के लिए आपको दिमाग का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, इसलिए इसको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बोलते हैं। उसके बाद सिंथेसिस, अब आपको पता है कि भैया इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे और ये मैंने पढ़ा नहीं है टॉपिक, मुझे पढ़ना है इसको, तो अब आप क्या करोगे, इसको सिंथेसिस करोगे, यानी कि एक क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है उस टॉपिक को आप पूरा जोड़कर पढ़ोगे, मतलब उस टॉपिक को आप कोशिश करोगे कि उस टॉपिक का एक भी पार्ट ना छूटे, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ के पढ़ा आपने, सिंथेसिस कर लिया। यहाँ पर दोबारा से आप क्या यूज कर रहे हो, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। उसके बाद जब आप पर्टिकुलर सब कुछ कर लोगे, आप एग्जाम देके आओगे, एग्जाम देने के बाद जो भी फाइनल रिजल्ट होगा, तो उससे आप खुद को इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि आप देखेंगे मेरा जो रिजल्ट है अगर अच्छा है तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, या फिर मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा था,
और अगर रिजल्ट थोड़ा डाउन गया है, नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो आप अपने वीक टॉपिक्स पे, वीक सब्जेक्ट्स पे आप क्या करोगे, मेहनत करोगे। तो इवैल्यूएशन करोगे लास्ट में, देखो ध्यान से, इवैल्यूएशन हमेशा लास्ट का प्रोसेस है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। शुरू में देखो कभी भी हमारी सीखने की जो एक चीज होती है ना, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, आप कोई कोर्स सीख रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप पेंटिंग कर रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, पहला स्टेप जो होता है, पहली सीढ़ी आप चढ़ते हो नॉलेज के थ्रू। अगर आपका मान लीजिए पेंटिंग ही में, अगर मैं आपको बताऊं कि पेंटिंग स्किल अच्छा है, आपने बचपन से कि आपको अच्छे से पेंटिंग आती है, तो आप ना पहले नॉलेज गेन करोगे कि पेंटिंग में और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, पहले की पेंटिंग्स कैसी होती थी। नॉलेज के बाद उसको कंप्रिहेंसिवली आप यूज़ करोगे, मतलब कोशिश करोगे कि अच्छा कलर्स, ऑयल पेंटिंग भी होती है ना, ऑयल पेंटिंग भी है, बहुत सारी फाइबर की पेंटिंग, अलग अलग पेंटिंग्स होती हैं। तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इस फील्ड से और थोड़ा सा नॉलेज लोगे, इसमें आप क्या करोगे, एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर दोगे। मतलब आपने कोई पेंटिंग सीखी तो आप उसको क्या है, बनाना आप स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन कर रहे हो। फिर उस पेंटिंग में कोई गड़बड़ी होगी, आप उसका एनालिसिस करोगे। फिर जो गड़बड़ी होगी उसको आप ठीक करेंगे, वो सिंथेसिस के थ्रू करेंगे। और फाइनली आप किसी पेंटिंग कंपटीशन में जाएंगे, वहां आप या तो जीतेंगे या हारेंगे। उस कंपटीशन में अगर अच्छे आपके मार्क्स आ गए या आपका पेंटिंग सेलेक्ट हो गई, तो एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा, नहीं हुई तो नेगेटिव निकलेगा। यानी खुद को आप वहां पे क्या करोगे, इवेल्युएट। समझ गए? ये जितना भी आपने पढ़ा है, ये सिर्फ पढ़ाई में यूज नहीं होता, ये हर फील्ड में हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, कोई भी फील्ड हो सकती है वो। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के पर्सपेक्टिव से तो पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन अपने नॉलेज के हिसाब से इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, इतने बढ़िया से, इतनी अच्छे चैप्टर को निपटाने के बाद अब हम आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसके पीवाईक्यू ज़रूरी थे। ये जितने भी पीवाईक्यू है ना, ये बिल्कुल लास्ट एग्जाम्स के कुछ 3-4 साल के पीवाईक्यू है, ये आप देख लो। जैसे कि पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल सच एज एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। कभी भी ना एनालिसिस और इवेल्युएशन में ये नहीं पूछा जाएगा कि, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते जिसका एक ही आंसर हो। जैसे मान लो मैंने कहा कि भैया यूपी की कैपिटल क्या है या एमपी की कैपिटल क्या है, इंडिया के पीएम कौन है, ये तो बहुत सिंपल सा है, एक ही जवाब हो सकता है इसका, फैक्चुअल चीज़ है ये। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम देश की इकोनॉमी में सुधार कैसे कर सकते हैं, जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो इसके मल्टीपल आंसर निकलेंगे, आपको सोचना पड़ेगा आंसर देने के लिए। तो इस तरीके के टेस्ट को हम एनालिसिस बोलते हैं। फर्स्ट जैसे इसमें है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन योर एरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लो मैं ही आपसे सिंपली पूछ रही हूँ कि आप प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस देखते हो, तो आप में से ही 10 लोगों के 10 आंसर होंगे। कोई कहेगा प्राइवेट बहुत अच्छा है, भैया गवर्नमेंट में कम से कम ये है कि गवर्नमेंट में लिमिटेड सैलरी है, और प्राइवेट में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी बहुत अच्छी सैलरी है। कोई कहेगा नहीं जी गवर्नमेंट अच्छा है। तो सबके आप लोगों के अलग अलग जवाब होंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से वैसे गवर्नमेंट सेक्टर में अगर सैलरी वगैरह ठीक है तो वो ठीक है, वैसे सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, हॉट्स क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को ही बोलते हैं हम हॉट्स क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, कोई इसमें इफ और बट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। ये हॉट थोड़ी होगा भाई, जितने स्टेट्स है उतने ही आंसर करोगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which domain of development relates to intellectual abilities such as attention, memory, problem solving, imagination, creativity। यानी कि निम्न में से कौन सा डोमेन है जो हमारा अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, नो डाउट कॉग्निशन है ना, कॉग्निटिव जो हमारा डोमेन है यही आंसर, क्योंकि ये सब चीजें हमारे माइंड से रिलेट करती है। डन है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में हमने अभी क्या क्या पढ़ा है, हमने एनालिसिस पढ़ा है, हमने इवैल्यूएशन पढ़ा है, हमने क्रिएशन पढ़ा है। हमने क्या नहीं पढ़ा है, हमने रिकॉल नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन सीधा सीधा यहाँ से आ रहा है कि नेगेटिव है ये वाला। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रिएशन, रिकॉल जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, सीधा सा क्वेश्चन था, सीधा सा आंसर था। नेक्स्ट हम बात करें, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो है वो किस पर बेस्ड है, कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट्स पर, अचीवमेंट्स पर, करिकुलर पर, या रीडिंग स्किल्स पर।
तो ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी पढ़ा था ना, जो ये हायरार्की थी, हायरार्की ऐसे बनी हुई थी, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस पढ़ी थी हमने। तो ये सिंपली किस पर डिपेंड थी, ये किसका पार्ट थी, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स का, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष का, ठीक है। बहुत सही आपने जा रहे हैं। और एक और चीज, आप ये जो क्वेश्चन लगाते हो ना, तो कितने क्वेश्चन आपने लगाया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता लगे कि आप सही में कितना सीख रहे हो, है ना, कितना आगे जा रहे हो, तो कमेंट्स में बता दिया करो। खैर हम आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास थर्ड, विच मैथमेटिकल ऑपरेशन विल बी यूज टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अच्छा, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में हेल्पफुल है? तो देख लो पहले प्रॉब्लम क्या है। अ मिल्क मैन सोल्ड 100410 लीटर ऑफ मिल्क इन 10 डेज। मतलब 10 दिनों में एक मिल्क मैन ने 1500 लीटर जो है दूध सेल किया। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क डिड ही सेल इन डे? वैसे तो अगर देखो इसका आंसर निकालोगे तो डिवाइड ही होना है ना, इसमें डिवाइड होना है, ठीक है। तो अब ये डिवाइड वाला जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, ये किससे रिलेटेड है? सिंथेसिस से, नॉलेज से, कंप्रिहेंसर से, या एनालिसिस? तो आप डिवाइड कर रहे हो यानी कि आप इसको तोड़ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये एनालिसिस में आएगा, ठीक है भाई। डायरेक्ट सी बात है कि आपको पता चल गया है कि 10 दिन में एक मिल्कमैन इतने लीटर मिल्क सेल करता है, तो एक दिन में कितना लीटर करेगा ये आप कैसे करोगे? डिवाइड के थ्रू। और डिवाइडेशन किस में आता है? डिवाइड आता है एनालिसिस, यानी टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑब्जेक्टिव at the end of this unit the students would be able to summarize the main events of a story in grammatically correct language। अब एक बात समझिए कि इस इकाई के पूर्ण होने पर जो बच्चा होता है वो कहानी के मेन जो इवेंट्स होते हैं उनको व्याकरण शुद्ध रूप में, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बच्चा है और वो कहानी को समराइज कर रहा है और ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज में लिखना चाह रहा है, तो उसका कॉग्निशन किससे रिलेटेड होगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, इवैल्यूएशन में तो नहीं होगा, ना ही एप्लीकेशन में, ना ही सिंटेक्स। तो ऑप्शन नंबर 2, कॉम्प्रिहेंसिवली कर रहा है ना, वो अपनी समझ से काम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? आपके कॉम्प्रिहेंशन में। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट हम बात करेंगे द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन। डूइंग का मतलब होता है काम को करना। अब मैंने आपको क्या बताया कि डूइंग में यानी काम को करने में आप मेनली किस चीज का यूज करोगे? साइकोमोटर स्किल का। और साइकोमोटर स्किल किससे रिलेटेड है? आपके फिजिकल पार्ट्स से। तो फिजिकल पार्ट्स में हमारा साइकोमोटर डोमेन आ जाएगा, यानी आपको अपने फिजिकल बॉडी का मूवमेंट करवाना है, तो इसमें ढूंढो कहाँ पर है, कोनेटिव डोमेन, ठीक है, ये रहा कोनेटिव डोमेन, यानी कि हम इसको, अच्छा कोनेटिव भी कुछ स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, मैं बता दूं ये एक नया नाम है, ये प्रीवियस ईयर इस क्वेश्चन में ना बहुत बच्चे पिछली बार कंफ्यूज थे। ये लास्ट टू लास्ट का क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ था, मतलब क्योंकि हम लोगों ने क्या है कि जो बुक्स में दिया होता है सीटेट की बुक्स वगैरह में, उसमें साइकोमोटर दिया होता है। अब ये नया वर्ड आ गया कोनेटिव, तो इसमें ना कई बच्चों के मार्क्स कट हुए थे, जो बहुत डीपली पढ़ रहे थे उनके तो खैर नहीं हुआ। कोनेटिव दूसरा नाम है किसका? साइकोमोटर का। ध्यान रखना ये चीज, ये आ सकता है दोबारा एग्जाम में, क्योंकि आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर है, तो कभी भी आ सकता है इन फ्यूचर, ध्यान रखिएगा। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गतिक। अच्छा, जो हिंदी वाले बच्चे थे ना उनको अब की बार फायदा हुआ, क्योंकि गतिक जिन्होंने पढ़ा हुआ था वहाँ तो कोई चेंज ही नहीं है, तो इन्होंने आंसर आराम से कर दिया। इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि एक ही वर्ड पढ़ा था, ठीक है। तो कोशिश करो कि चीज़ों को ना बाइलिंगुअली पढ़ा करो, कभी कभी क्वेश्चन में फंसा देते हैं इसलिए ये, ठीक है। चलो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट, यानी कि फिजिकली जब हम काम करते हैं, अपने फिजिकल मोटर का यूज करते हैं, तब हम डूइंग्स करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टूडेंट इज एग्रेसिव इन हिज बिहेवियर टुवर्ड हिज पीयर ग्रुप एंड डज नॉट कंफर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द स्कूल। अच्छा, एक बच्चा है, उसका बिहेवियर कैसा है? आक्रामक यानी एग्रेसिव है, और वो स्कूल के रूल्स को नहीं मानता है, तो इस बच्चे को कैसी हेल्प चाहिए? बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना स्कूल्स में आजकल, जो अगर प्रिंसिपल या डायरेक्टर भी सामने हो ना, वो तब भी नहीं बात मानते, तो ऐसे बच्चे भी होते हैं, स्पेशली सीनियर क्लासेस में ऐसा हाल है आजकल के टाइम का। खैर, तो अच्छा एक बात बताइए, आप अपना दिमाग लगा के कि क्या आप कौन सा मेथड आप यूज करोगे? इसमें फर्स्ट है द कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या? उसे आप कहेंगे कि मार्क्स अच्छे लेके आने तो पढ़ाई कर। अरे भाई उसको नहीं लाने ना, उसको मार्क्स अच्छे लाने होते तो फिर वो पढ़ाई नहीं करता।
आपके कहने से तो बिल्कुल नहीं करेगा ऐसा बच्चा। चलो ये तो मार्क्स, ये तो कट कर दो। अरे वेट, चलिए कोई नहीं, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है कभी कभी, तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। सेकंड है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर की मैंने क्या बताया, हाथ पैर चला के। तो क्या ऐसे बच्चे को मार के, पीट के, स्कोल्ड करके, बुरी तरह टॉर्चर करके समझा सकते हो आप? नहीं, ये बच्चा तो फिर और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, जो ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है या जो ऑलरेडी स्कूल के रूल्स को नहीं मानता। चलो ये भी कट कर दो आप, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। थर्ड है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल तो आप इंटेलिजेंट बच्चों के ऊपर यूज़ करोगे ना, मतलब जो पहले से पढ़ रहा है उसको आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन दोगे, ऐसे बच्चों को थोड़ी ना एक्स्ट्रा करोगे आप। ये भी छोड़ो। अब चौथा आता है, यानी फोर्थ में है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव मैंने क्या बोला, इस पूरे वर्ल्ड में ना अफेक्टिव यानी कि भाव जो होते हैं इंसान के, वो किसी बुरे से बुरे इंसान को बदल सकते हैं। अगर आपने उसको ना समझा दिया कि तेरा, तू जो कर रहा है या तुम जो कर रहे हो वो गलत है, ठीक है, या फिर इस चीज़ का परिणाम ये हुआ, आपने बहुत प्यार से उसको ये चीज़ समझा दी, और इस इमोशन, मतलब इमोशनली अगर आपने उसको, कहते हैं ना कि इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, तो आप वही समझ लो, अगर आपने इमोशनली किसी को सिखा दिया ना, तो फिर वो बच्चा अपने आप थोड़ा सा कोशिश जरूर करेगा, ठीक है। जब आप उसको इमोशनली कनेक्ट कराते हो उसके पेरेंट्स से, उसके फ्यूचर से, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से आपसे वो 10% सीख भी जाएगा। मारने पीटने से वो वैसे भी नहीं सीखेगा। तो इसमें आप उस बच्चे के साथ क्या यूज़ करोगे, भावात्मक पक्ष, यानी कि अफेक्टिव डोमेन। ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आगे। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारे सारे क्वेश्चन थे। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा देखो हार्ड चैप्टर है तो रिवीजन भी मैंडेटरी है। वापस से आते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी का थोड़ा थोड़ा पार्ट दोबारा पढ़ो। एक तो यूएसए पढ़ लेना। नोट्स कैसे बनाएंगे, चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हो, और अगर आपको, मैं तो आपको देखो रेफर यही करूंगी कि आप शॉर्ट और कंसाइज नोट्स बनाओ। तो आप ना फर्स्ट उसमें आप क्या लिखेंगे नोट्स में, ऐसे लिख लीजिएगा ब्लूम टेक्सोनॉमी, और फर्स्ट पॉइंट में आप लिखना यूएसए। मतलब ना एक एक की पॉइंट लिखा करो सर, जिससे आपको पूरी कहानी याद आ जाए। पहले आप क्या लिखेंगे, यूएसए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उन्होंने थ्योरी, मतलब उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव था लर्निंग थ्योरी, ठीक है, लर्निंग थ्योरी, ठीक है। अब थर्ड लाइन में अपने नोट्स में आप क्या लिखेंगे, थर्ड लाइन में कि उन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन दिया था। यानी थर्ड में आप क्या लिखेंगे कि उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। तो थर्ड में आप बिल्कुल शॉर्ट में लिखना क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट कैसे आप नोट्स बनाएंगे, आप पहले लिखेंगे 3 लर्निंग डोमेन्स, ठीक है, 3 आप डोमेन्स लिखेंगे, यानी 3 पक्ष लिखेंगे। उसमें आप सबसे पहले ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव को मेंशन करेंगे। कॉग्निटिव में आगे एक ना, इसके आगे ऐसा करना, आप ये 3 पार्ट्स कर लेना इसके, ठीक है। इसी के 3 पार्ट्स में फिर आप आगे डिफाइन करना। दूसरा आप अफेक्टिव करेंगे, अफेक्टिव यानी भावात्मक। भावात्मक में भी आगे आप पूरा लिखेंगे, और प्लस साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक में भी आप उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए अब थर्ड स्लाइड में आप किस तरीके से करेंगे वो भी आप सीख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेडिंग जो है वो डालनी है क्या, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो सबसे पहले आप हिंदी वाले बच्चे ज्ञानात्मक पक्ष के नाम से डालेंगे, और इंग्लिश वाले कैसे, कॉग्निटिव। दोनों ही देखो, हेडिंग कोशिश करा करो बाइलिंगुअली डालो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिंदी में कंफ्यूजन हो जाती है और कुछ इंग्लिश में, तो दोनों हेडिंग तो आप एटलीस्ट दोनों में ही डालो। अब जब आपने ज्ञानात्मक लिखा तो इसमें मेन चीजें, जैसे कि आपको लिखना है कि इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1956, ठीक है। उसके बाद आपको नोट्स बनाना है, ये था किससे रिलेटेड, ये था मेंटल एबिलिटीज से रिलेटेड, यानी मानसिक योग्यताओं से, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड में लिखेंगे ये जाता कैसे है, लो टू हाई या हाई टू लो, तो ये जाएगा कैसे, लो टू हाई, ठीक है, लो टू हाई। लो टू हाई जाने के बाद अब इसमें आप लिखेंगे कि कितने पार्ट्स में है, तो ये 6 पार्ट्स में है, ठीक है, 6 पार्ट्स में है। और 6 पार्ट्स के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली जैसे आपने लिखा कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। तो इसके आप ऐसे करके कितने पार्ट्स बनाएंगे, 5 पार्ट्स, यानी कि 5 टोटल पार्ट्स है। और स्टार्टिंग कहां से करेंगे, इसके आगे आप लिख लेना, ये है फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
5th 6th, यानी कि आप कैसे जाएंगे, बॉटम से टॉप की साइड। ठीक है, कोई बात नहीं, टेक्निकल ग्लिच फिर से हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 6 स्टेजेस को हम ऐसे करके नोट्स में लिख लेंगे। हिंदी वाले बच्चों के लिए गिवन है सारा, ये आप लिख लेना अपने अकॉर्डिंगली। क्लियर? उसके बाद बात करेंगे अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव में आप अफेक्टिव हेडिंग डाल के आपने क्या लिखना है, आपको लिखना है अफेक्टिव हेडिंग डाल के आपको लिखना है तारीफ, उत्साह, प्रेरणा। मतलब ये 3 मेन पॉइंट डाल देना, पूरी कहानी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, और इमोशनल वर्ड जरूर ऐड करना है इसमें। चलो, ये मैं एक तरीका बता रही हूँ कि आप अपने एग्जाम के लिए जब आप रिवाइज करोगे तो कैसे उसको और बेटर तरीके से कर सकते हो। चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोमोटर की। साइकोमोटर में आप सिंपली हेडिंग डालना। ठीक है, साइकोमोटर में आप हेडिंग लिखेंगे साइकोमोटर स्किल्स, और इसमें क्या करेंगे आप फिजिकली, आप इसमें नोट कर लेना कि फिजिकली हम जितना यूज करते हैं, फिजिकली जितनी हमारी डूइंग्स होती हैं वो सब किस में आती हैं, साइकोमोटर में। डन है? ठीक है, चलो नेक्स्ट, आप नेक्स्ट नोट्स कैसे बनाएंगे। अब जैसे मैंने आपको क्या लिखवाया था अभी, हॉट्स एंड लोड्स, तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले तो आप हॉट्स लिखेंगे। ठीक है, हॉट्स के आगे आप ये पूरा अच्छे से 3 बेसिकली ना, हॉट्स के आप इसको अलग ही बनाना, इससे अलग ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या डालोगे, सबसे पहले एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, 3 पार्ट देख लेना। ठीक है, और जब आप किसके बारे में बात करोगे, लोड्स के बारे में, तो यहाँ पर 3 पार्ट अलग बनाने हैं। ध्यान रखना, ये 3 अलग होंगे, ये 3 अलग होंगे। कैसे करोगे, यहाँ से नॉलेज, कंप्रिहेंशन और एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको दोनों को डिवाइड करके अलग अलग बना लेना, ये बिल्कुल कंसाइज बढ़िया हो जाएगा, मतलब ये वाला काम। ठीक है, ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो हमने अच्छे से कर लिए हैं, और आपको मैंने मतलब बहुत अच्छे से बता दिया कि कंसेप्ट वाइज कैसे पढ़ना है, और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, और तैयारी को अपनी मतलब और बढ़िया तरीके से अगर आपको जो है अपना मोटिव अचीव करना है, उसको आप कैसे करोगे, तो ये मैंने आपको प्रॉपर वीडियो में समझा दिया है। अभी तक मतलब जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, और अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और जिससे कि नोटिफिकेशन मिले, और जो भी आगे आने वाली वीडियोस है और भी सब्जेक्ट की वीडियोस है, आप अच्छे से देख पाओ। ठीक है, देखो बहुत सारी चीजें, अलग अलग चैनल्स है, सब कुछ है, लेकिन आप ये देखो कि कहाँ आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, वो चीज मायने रखती है। लाइक और शेयर तो सारी चीजें चलती रहती है, जब आपको समझ में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो होंगी, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। आप कहीं से भी पढ़ो, आप जहां से समझ आ रहा है, आपको मुझसे समझ आ रहा है तो आप इस चैनल से पढ़िए, और अच्छे से अपना मतलब मुझे रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट अगर अच्छा रहा तो फिर तो ठीक है, चीजें टीचर को ना तभी अच्छा लगता है, उसको सक्सेस तभी मिलती है जब उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स कुछ बन जाते हैं। टीचर तो देखो अपनी लाइफ में पढ़ाता ही रहता है, और खुश भी इसी बात से हमें मिलती है कि हमारी सक्सेस रेट तभी हाई जाता है जब आप लोग जॉब लेते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि आप अच्छे से पढ़ो, और एग्जाम जब आप क्लियर करें तो शेयर भी करें। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, ठीक है, कंसेप्ट है, देखो कुछ 2-4 चैप्टर तो बहुत टिपिकल रहे हैं, मैं मानती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को 2-3 बार में ही समझ में आते हैं, तो वो 2-3 बार देख लेना वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीनशॉट लेने आप वो ले सकते हो, नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, आपको एप्लीकेशन पे, एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास के एप्लीकेशन पे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, और ठीक है, अच्छे से तैयारी करें, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।